नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्या आज के डेट में 1,000 रुपए महीने की पेंशन पर गुजारा करना संभव है? यही सवाल आज लाखों पेंशनर्स और जो है लेबर यूनियंस की आवाज बन चुका है। एक तरफ 9,000 न्यूनतम पेंशन की मांग तेज है, तो दूसरी तरफ सरकार जो है फंड की मजबूरी और नियमों का हवाला दे रही है। अब चूंकि पूरा मामला EPS 95 पेंशन से जुड़ा हुआ है, तो विस्तार से चर्चा करना जो है बहुत लाजमी हो जाता है। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव। मैडम, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। हेलो विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे EPS 95 पेंशन की, इसके बाद चर्चा करेंगे NPS में आने वाला है 2-in-1 ऑफर। अब ये ऑफर क्या है, इसकी भी जो है तहकीकात करेंगे और अंत में चर्चा करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की लेटेस्ट वार्निंग की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। देखिए, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन लाखों बुजुर्गों की पेंशन जो है अब भी सिर्फ 1,000 रुपए पर अटकी हुई है। लेकिन अब लेबर यूनियन जो है वो चाहती है कि EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन जो है वो 1,000 रुपए से बढ़कर जो है सीधे 9,000 रुपए प्रति माह कर देनी चाहिए। देखिए, ये मांग फिर से इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये मुद्दा जो है संसद और अदालत तक जो है वो पहुंच चुका है। अब पूरा मामला है क्या, मैडम से समझने की कोशिश करते हैं। ओवर टू यू मैम। विशाल, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि क्या 1,000 की पेंशन हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। और यही जो है यही एक मुख्य वजह जिसकी वजह से ये डिमांड की जा रही है। तो 1995 में जब EPS 95 शुरू हुई थी, तब ये लिमिट रखी गई थी कि 1,000 गारंटीड पेंशन तो मिलेगी ही। ये जो था एकदम मिनिमम जो लेवल रखा गया था। अब लेबर यूनियंस कह रही हैं कि भाई इसको बढ़ाइए। उन्होंने प्रपोजल भी दिए हैं और ये प्रपोजल सरकार तक पहुंचे हैं क्योंकि संसद में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस बात की पुष्टि की है कि जी हाँ, उन्हें ट्रेड यूनियन से इस तरह की जो है दरखास्त पहुंची है कि 1,000 की मिनिमम पेंशन को EPS 95 के तहत जो मिलती है उसे बढ़ाया जाए। हम अलग अलग स्लैब सुनते रहते हैं। बीच में बात हो रही थी कि मांग की जा रही है कि कम से कम इसे 3,750 पर ले जाया जाए। फिर बीच में बात उठी कि 7,000 तक ले आया जाए। और अब बात ये सामने आ रही है कि ट्रेड यूनियंस कह रहे हैं कि जो मिनिमम पेंशन की लिमिट है उसे 9,000 पर सरकार जो है पहुंचा दे। यानी EPS 95 के तहत जो लोग जुड़े रहेंगे, जो EPFO के सदस्य हैं, जो EPS 95 के तहत जिन्हें पेंशन मिलती है, जिसमें मैं हैं, आप हैं, जितने भी सैलरीड कर्मचारी हैं वो हैं, हम सब के लिए जो मिनिमम पेंशन, एक गारंटीड पेंशन जो है सरकार से जो मिलती है वो 1,000 है। और कहना है कि भाई ये 1,000 जो है ये सम्मानजनक रिटायरमेंट की राशि नहीं हो सकती है। कैसे हो सकती है? 1,000 में किसका गुजारा हो सकता है? और यही ट्रेड यूनियंस मांग कर रहे हैं। और इस बार के इस मांग में एक स्पेशल बात ये भी है विशाल कि थोड़े दिन पहले मैं और आप ही डिस्कस कर रहे थे कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो बेसिक सीलिंग है 15,000 की, कि 15,000 से कम की अगर सैलरी होती है तो फिर सरकार को उन्हें अनिवार्य है कि वो उनको जो है सपोर्ट करके उनको EPFO के दायरे में रखे। और 15,000 से ऊपर है तो फिर ये ऑप्शनल होता है। और ऐसे में लोग क्या करते थे, 15,000 से ऊपर की थोड़ी सी सैलरी है, फिर सोचते थे क्या EPFO में पैसा कटवाएं, तो उसमें नहीं जाते थे। तो वो जो 15,000 की जो सीलिंग है ना, उसको रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सरकार को कहा कि उसे रिव्यू करे और उसे 15,000 से ऊपर लेकर जाए। तो वो उस पर भी बात चल रही है। तो एक तरफ बात हो रही है कि जो बेसिक सैलरी की सीलिंग है EPFO में उसको बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ ट्रेड यूनियंस कह रहे हैं कि जो आप मिनिमम पेंशन की जो आप गारंटी देते हैं EPS 1995 के तहत उसको भी 9,000 पर ले जाया जाए। और मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी कि अगर ये 9,000 की बात मानी जाती है तो करीब 47 लाख लोग हैं जिनको फायदा होगा, जो अभी वो 9,000 से नीचे की पेंशन पाते हैं। तो उनके लिए अब मिनिमम जब 9,000 है तो इन सबको 9,000 मिलने लगेगा ना पेंशन। तो ये मांग बहुत लंबे समय से आ रही है, वाजिब भी है। आप EPS 95 को बहुत बार बातचीत कर चुके हैं यहाँ पर प्रवीण के साथ। तो आप लोगों ने क्या इसका कई बार तो मैडम ये मुद्दा जो था 7,000 तक भी जाता हुआ दिखा था, 7,000 9,000। नहीं, चूंकि महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है मैडम। देखिए, कहा जाता है कि रेंटल इनकम जो है, रेंट जो है वो महंगा होता हुआ दिख रहा है। दवाई, पढ़ाई, लिखाई, तमाम चीजों में जो है महंगाई की जो है मार पड़ती हुई दिख रही है। तो स्वाभाविक है कि इसको बढ़ाने की बात कही जानी चाहिए। अगर 9,000 बढ़ा भी दी जाए तब भी मुझे लगता है कि महंगाई के सामने ये तर्कसंगत नहीं। मैं मनजीत से जब बात किया था, मनजीत जी से जो बात किया, जो एक जो है कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं,
उन्होंने भी कहा कि ये बड़ी नाकाफी है, वो ऊंट के मुंह में जो है जीरा की जैसे बात है भाई। अगर वो 9,000 भी कह रहे हैं या 7,000 भी कह रहे हैं, अगर वो उतना मिल भी जाए तो ये बड़ी बात। लेकिन लेटेस्ट अपडेट तो यही था जो संसद से भी आया था कि एक्चुअल डेफिसिट की बात कही गई थी। कहा गया कि जो 1,000 भी मिल रहा है वो देखिए बड़ी मुश्किल से सरकार दे पा रही है, और इसको जो है 700 गुना 900 गुना करना ये तो मतलब लाजिमी भी हालांकि नहीं। सरकार ने कहा कि वो कंसिडर कर रही हैं, पर कोई समय सीमा नहीं दी है और विचार कर रही है। अब इतने फ्लडेड हो गए हैं वो, इतने सारे रिक्वेस्ट लेबर यूनियन से, ये मांग काफ़ी, और मांग मुझे तो वाजिब लगती है भाई। 1,000 में किसका ही खर्चा चल जाता है, तो 1,000 से तो इसे डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। अब ये 3,750 पर लेकर जाएं, 7,000 पर लेके जाएं, या 9,000 पर ही क्यों ना लेके जाएं। 9,000 भी मुझे तर्कसंगत नहीं लगता है, 9,000 से भी किसका खर्चा चलता है। लेकिन हाँ, कम से कम 1,000 से तो 9,000 बेहतर है जी। तो मांग जोरदार है। अब देखिए, क्योंकि सरकार को वो जो सैलरी की लिमिट है उसको भी अभी कहा गया कि आप जो है उसके लिए कोर्ट ने, मुझे जहां तक याद है, शायद उन्हें एक समय सीमा दी है कि आपको कितने समय में, 3 महीने के समय में या 4 महीने के समय में आपको लेकिन ये देना। उसकी भी डेटा है मैडम, 2001 से लेकर 2014 तक ये जो लिमिट थी 11 साल से एग्जैक्टली 6,500 रुपए के आसपास थी। फिर 2014 से अब जो है किया गया कि 15,000। तो कहा जा रहा है कि 2014 से भी 2026 हो गया भाई, 12 साल हो गए। अब इसको भी थोड़ा आप रिव्यू कीजिए, इस लिमिट को भी जो है बढ़ाने की बात कीजिए। तो ये जो 1,000 रुपए की पेंशन है वो किसे मिलती है ना, ये भी समझ लीजिए। ये उन लोगों को मिलती है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस की हो, जिनकी उम्र 58 साल से ऊपर हो, और वो EPS 95 के सदस्य हैं। तो उन्हें ये मिनिमम 1,000, उनका जो पेंशन है वो 1,000 से थोड़ा सा नीचे आ रहा हो तो उन्हें मिनिमम 1,000 रुपए तो मिलते ही मिलते हैं। और इसी 1,000 रुपए पर मामला फंसा हुआ है। ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस ये दरख्वास्त कर रही है सरकार से कि भाई इसको बढ़ाइए, बहुत हुआ, 1,000 में अब क्या ही होता है। अब 8वें वेतन आयोग की बात चल रही है मैडम, तो तमाम जो है लेबर यूनियंस ये भी चाह रहे हैं कि लगे हाथ हमारी भी बात हो जाए। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सैलरी, पेंशन की बात हो रही है, तो EPS 95 वाले भी सोच रहे हैं कि हम क्यों छूटे रह जाए, हमारी मांग को भी जो है सरकार एड्रेस करे। लेकिन EPS 95 का पैसा आता कहाँ से है, ये भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, पेंशन फंड में पैसा देखिए नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयर है उसके 8.33% कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है। केंद्र सरकार जो है 1.16% जो है योगदान करती है, किस पर, 15,000 की जो सैलरी उस पर, और फिर जो है कहा जाता है कि सरकार की अतिरिक्त मदद मिलती है, उससे जो है ये फंड बनता है। अब जो एक तर्क ये आ रहा है कि 9,000 पेंशन देना क्यों मुश्किल हो सकता है, ये तर्क भी जो है मैडम आपसे मैं डिकोड करवाना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि 1,000 से 9,000 अगर किया गया तो मतलब 9 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, और इससे जो है पेंशन फंड पर बहुत जो है बोझ पड़ता हुआ दिखेगा। और कहा जा रहा है कि हर साल इस फंड की जो कैलकुलेशन है वो एक्चुअल वैल्यूएशन के आधार पर होती है, ताकि जो है भविष्य में पैसा खत्म ना हो जाए। इसलिए सरकार चाहती है कि सोच समझकर जो फैसला लिया जाए। और कल भी मैं आपसे बात कर रहा था मनी सेंट्रल में, स्टेट्स की हालत, हाँ बिल्कुल, सैलरी और पेंशन सबसे बड़ा आउटगो है सरकार का, और उनको कहना है कि भाई 1,000 से सीधा 9,000 ले जाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1,000 से 9,000 तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ सरकार लेती हुई नजर आ सकती है। और मेरी ज्यादा नजर टिकी हुई इस बात पे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रिव्यू कीजिए, जो सीलिंग है जो 15,000 है, जो 6,500 से जिसे 15,000 लेके गए हैं, और वो 15,000 भी करीब 11 साल से वो 15,000 पर भी बनी हुई है, तो क्या वो 15,000 को 25,000, 20,000 लेके जाएंगे? और जब ये होगा तब भी तो पेंशन का आउटगो बढ़ जाएगा ना, अगर उस सीलिंग को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि फिर आपकी जो पेंशनेबल सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय 70 का जो कैलकुलेशन है उसमें आपकी सैलरी इधर बढ़ेगी, तो यानी आपकी पेंशन बढ़ेगी। तो सरकार को अपने जो है ना फिस्कल प्रूडेंस का पाथ जो है उसको भी मेंटेन करते हुए क्या ये कदम उठा पाएगी सरकार, बड़ा सवाल है। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में पैसा जमा करते हैं तो आने वाले समय में आपको पेंशन और हेल्थ सिक्योरिटी को जो है साथ जोड़ने का ऑप्शन मिल सकता है। मतलब बुढ़ापे की इनकम और इलाज का खर्च दोनों की तैयारी जो है एक ही सिस्टम से होगी। अब मैडम चूंकि मामला एनपीएस से जुड़ा हुआ है और आपसे बेहतर जो है एनपीएस वाला मामला कोई समझाता नहीं है, समझाइए। ये तो बड़ा 2-in-1 ऑफर है मैडम, ये क्या ऑफर है? इस साल के शुरुआत में अनाउंस हुआ था, पीएफआरडीए चेयरपर्सन ने एनपीएस लिंक्ड हेल्थ वर्जन जो है एक लॉन्च किया है। अब एनपीएस हम सबको पता है हमारे रिटायरमेंट के लिए हम इसमें पैसा जमा करते हैं, और इसमें अब आपको हेल्थ रिलेटेड जो मैटर है उसके लिए भी आप इसमें पैसा जमा कर पाएंगे और पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, यानी रिटायरमेंट के कॉर्पस का
एक हिस्सा जो है आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए निकाल पाएंगे। तो अभी जो है ना, इसे कह रहे हैं सैंड बॉक्स रेगुलेशन, यानी एक प्रयोग किया जा रहा है। अभी इसको हम ये नहीं कह सकते कि पुख्ता तौर पर ये कैसे काम करने वाला है, क्योंकि खुद जो है PFRDA प्लस जो कंपनियां जो पेंशन फंड्स लेकर आती हैं और बैंक्स, इनसे वो बात करें कि हम इसे कैसे रोल आउट करें। तो हमें एक सॉफ्ट लॉन्च नज़र आ सकता है, क्योंकि 3 बैंकों से, खुद PFRDA चेयरपर्सन को मैं कोट करना चाहूँगी कि 3 बैंकों से बात चल रही है जिनके पेंशन फंड्स भी हैं, ये 3 जो हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और टाटा ग्रुप। बिल्कुल सही कहा विशाल आपने, ICICI, एक्सिस और टाटा, इनके पेंशन फंड्स भी हैं और इनके बैंक्स भी हैं। इनसे बात चल रही है कि किस तरह से ऐसी स्कीम हम लेकर आएँ जिसमें लोगों को ये फ़ायदा हो, क्योंकि देखिए हेल्थ को लेकर के जो खर्चे बढ़ रहे हैं, हेल्थ इन्फ्लेशन, हम अभी बात कर रहे थे कि EPS 95 में 1000 रुपये की पेंशन को 9000 ले जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी अस्पताल में जाइए और आप देखिए किस कदर से हेल्थ इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है, और ये हमारे जेब पर डाका डाल सकती है अगर एक अचानक से बीमारी आ गई और आपको उसे फंड करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। वैसे हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस है, तब भी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि निश्चिंत होकर आप चैन की सांस ले सकते हैं। अभी कई मामले हमने देखे जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी के सामने पॉलिसी होल्डर को घुटने टेकने पड़े। जी। तो NPS की खबर पर लौटते हैं विशाल। बात यह है कि ये कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, वो जो है प्राइम पर होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी जो है उसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए, और इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि NPS जो आपके रिटायरमेंट का जो एक अभी रास्ता है कि रिटायरमेंट के लिए आप इसमें फंड इकट्ठा करते हैं, इस फंड से आप जो है अपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ के खर्चों को भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया जा सकता है लोगों को कि आपने रिटायरमेंट में जितना कॉर्पस जमा किया है उसमें से 30% अगर कोई हेल्थ की इमरजेंसी आई तो आप उसके लिए उस पैसे को आप एक बार में विड्रॉ कर पाएंगे। इसमें कुछ जो है पार्शियल विड्रॉल की सहूलियत दी जाएगी। मान लीजिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं या कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया तो उसमें से पैसा निकाल पाएंगे। तो एक जो है ना पूरा खाका जो हम थोड़े समय में देखेंगे। मैंने कहा सैंड बॉक्स रेगुलेशन, यानी अभी ये जो है एक तरह से प्रयोग किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि हम इसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। हम कुछ स्कीम्स हो सकता है आते हुए देखें जो एक टेस्ट एंड ट्रायल मोड पर होगा, और अगर ये भी कहा गया कि अगर ये टेस्ट एंड ट्रायल मोड फेल होता है तो हम लोगों को उनके पैसे वापस कर देंगे। पर कोशिश ये है कि रिटायरमेंट प्लस आपको हेल्थ के लिए इस फंड से कैसे मदद की जाए ताकि आप थोड़ा और सिक्योर हो सकें। चलिए मैडम, इसमें और क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं वो भी एक बात जो है डिकोड कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो है इन्वेस्टमेंट होने से पेंशन फंड हेल्थ इंश्योरेंस और अस्पतालों से सस्ते रेट पर जो है डील कर सकते हैं। टॉपअप जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है सस्ता मिल सकता है। क्लेम सेटलमेंट जो है जिसको लेकर तमाम जो है खबरें आती रहती हैं, उसको लेकर जो है काफ़ी दिक्कतों देखने मिलती है, उसमें जो है तेजी आ सकती है। इलाज की जो कुल जो लागत है, कॉस्ट है, वो कम पड़ सकती है और अस्पतालों को जो है जल्दी पेमेंट मिलेगा। इससे वो है बेहतर जो है सर्विसेज ऑफर कर पाएंगी। कुछ ऐड करना चाहेंगे मैडम आप? तो ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसको इन्होंने कहा है स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, यानी NPS में जोड़ गया है SPS, स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। जब आप रिटायर होंगे तो अपने स्वास्थ्य को कैसे आप फंड कर सकते हैं, उसमें भी NPS आपकी मदद करने की तैयारी कर रहा है। और पेंशन फंड से बातचीत चल रही है, बैंक से बातचीत चल रही है। हम इसका रोल आउट धीरे धीरे देखेंगे, पर मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि ये बहुत अच्छा कदम है, गिवन कि हमारे मेडिकल कॉस्ट इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब क्या होता है ना, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि चलिए रिटायरमेंट के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हेल्थ के बारे में हम कभी सोचते हैं कि अच्छा चलो कितना पैसा हम अपने खर्चों को भी देखते हुए जी हम किस किस तरफ जो है भविष्य के लिए प्लानिंग करें। कई रिपोर्ट्स तो हम लोगों ने ये भी देखी है प्रियंका मैडम कि कई लोग जो हैं जो गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर भी आए तो एक बीमारी का झटका अगर उनको आया तो फिर जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़मीन बेचने के लिए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो कृषि की ज़मीन है वो अस्पताल के बिल्स को पे करने में जाती है, और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ऊप्स कहा जाता है इसको, यानी आपको जो है बीमा होते हुए आप अपने जेब से जो खर्च करते हैं वो भी बहुत हाई है। मेडिकल इन्फ्लेशन डबल डिजिट रफ्तार से बढ़ रही है, और इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर कोई रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर रहा है NPS में और उसको ये सहूलियत मिलती है कि अगर आपको कोई बीमारी होती तो आप उसमें से कुछ राशि शायद 25% निकाल सकें, 30% निकाल सकें,
तो बहुत अच्छी बात है। एक फंड आपने जमा किया, उसमें से कुछ पैसे आप विड्रॉ कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि जो फिर आपने अपने पेंशन के लिए रखा है वहाँ से थोड़ी राशि कम हो रही होगी, लेकिन कम से कम हेल्थ इमरजेंसी में आपको इस राशि से मदद तो मिलेगी ही। अब देखते हैं इसका रोल आउट कैसा होता है। ये भी पायलट प्रोजेक्ट है, ट्रायल बेसिस पर है, देखते हैं इसका रोल आउट कैसा होता है। विशाल, चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। मशहूर किताब जो है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने आने वाले जो है बड़ी स्टॉक मार्केट क्रैश की चेतावनी दी है। हाल फिलहाल में जो है एक्स पर उनका जो है एक पोस्ट फिर से वायरल हो रहा है। कियोसाकी साहब ने कहा कि स्टॉक मार्केट क्रैश अब होने वाला है और इन्वेस्टर्स को याद दिलाया कि ये जो है अमीर बनने का एक मौका बन सकता है। मैडम लगातार जो है हम लोग रॉबर्ट कियोसाकी साहब के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग जो है मनी सेंटर में लेने की कोशिश करते हैं। कई बार जो है उनकी भविष्यवाणियाँ सच भी हुई। जब वो कह रहे थे कि $70 के आसपास सिल्वर था तो वहाँ से 100 चला जाएगा, गया भी 200 की बात भी वो कहते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर वहाँ से फॉल वॉल भी आता हुआ दिख रहा है। अब नई उनकी भविष्यवाणी या उसको चेतावनी आप कह लीजिए क्या है, ओवर टू यू। नई तो नहीं है। 2013 में उन्होंने जो अपनी किताब थी रिच डैड पुअर डैड का एक एक्सटेंशन निकाला था, रिच डैड्स प्रोफेसी, उसमें उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भाई हम एक बिग फॉल मार्केट में देखेंगे। जब हम सुनते हैं ना मार्केट क्रैश जैसे शब्द, तो सबसे पहले हम डर जाते हैं अब क्या होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि देखिए इस मार्केट क्रैश से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का सही टाइम हो सकता है। दिस इज़ द टाइम जब आप इन्वेस्ट करेंगे। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे यही कहा कि देखिए जब भी सेल लगती है आपके आसपास के मॉल में, आप जाते हैं ना खरीदारी करने के लिए, वैसे ही मार्केट में जब सेल लगती है तो लोग उससे भाग जाते हैं। हमारा रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और यही बात ये भी कह रहे हैं कि देखिए सेल लगने वाली है, बड़ा क्रैश आने वाला है। और ये बात ये 2013 में अपनी किताब में भी कह रहे थे, और अब वो समय नज़दीक आ रहा है जो साल की उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा इसमें ऐसे जब बाजार गिरते हैं तो इक्विटी से दूर होकर के आपको ठोस एसेट्स में निवेश करना चाहिए। उनके ठोस एसेट में क्या उनकी फेवरेट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन। बिटकॉइन वो बहुत बुलिश हैं बिटकॉइन को लेकर के, गोल्ड और सिल्वर को लेकर के, पर उनके बुलिशनेस से मुझे बहुत समस्या है, क्योंकि मैं बिटकॉइन को लेकर के, अगर मैं भारत की नागरिक हूं और भारत में रहती हूं तो मैं बिटकॉइन को लेकर बुलिश नहीं हूं। हो सकता है आप मेरे विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं, आंकड़े मैडम, आप माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन बिटकॉइन को लेकर जो आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की 2026 की शुरुआत ही बड़ी कमजोर रही है। साल शुरू होने के बाद से अब तक इसकी कीमत जो है करीब 24% तक गिर चुकी है। साल की शुरुआत में इसकी कीमत कहाँ होती थी, $90,000, अब कहाँ है $68,000। और महीने दर महीने इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है कि जनवरी में अगर देखें, पहला महीना जो था साल के, उसमें 10% की गिरावट आई थी। और हमारे देश में अभी तक बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर रेगुलेशन साफ नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर तो रॉबर्ट कियोसाकी के साथ बिल्कुल नहीं हूँ कि भाई आपको ठोस एसेट में गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन देखना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर टू एन एक्सटेंट, पर ऐसा भी नहीं हो कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ हो ही नहीं, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर हो। अभी भी हम गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट देख रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी भविष्यवाणी सुनने को मिल जाती है कि अभी और गिरने वाला है, रुक जाओ तब इन्वेस्ट करेंगे। देखिए ये सब जो है ना, आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, ये लाइन खींचनी होगी आपको। मार्केट्स वॉलेटाइल होंगे, मार्केट्स गिरेंगे, वो वॉलेटिलिटी हमें नजर आ रही है। लेकिन इस समय में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए राइट टाइम हो सकता है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट को देखना चाहिए, आप कितना रिस्क जो है स्टमक कर सकते हैं। जैसे मैं अपने शो मेरा सवाल में जब इन्वेस्टर से बात करती हूँ तो ये बात है कह कि अब लोग समझने लगे और कहने लगे कि जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो हमारा बीपी ऊपर नीचे होता है, और कुछ कहते हैं कि अगर मार्केट ऊपर नीचे जाता है हमें कोई चिंता नहीं होती क्योंकि मेरा गोल जो है 10 साल के बाद है। तो ये बात तय करेगी कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी मुझे नहीं लगता डरा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है। और जहां तक उनके गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की बात है विशाल, मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन ही रास्ता है इन्वेस्टमेंट करने का। बहुत सारे हमारे पास तो आपकी सारी बातों का लब्बो-लुबाब ये है कि बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है अब वो उसमें इक्विटी भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, सिल्वर भी होना चाहिए, और अगर बिटकॉइन भी हो तो बेहतर हो। लेकिन सोने और चांदी की अगर बिटकॉइन में अगर आप निवेश कर रहे हैं बेहतर बिल्कुल नहीं है विशाल। अच्छा। आप बिटकॉइन में वही पैसा डालिए जो अगर उड़ जाए, गायब हो जाए, जो आपको जिसकी कोई जरूरत हाई रिस्क नहीं है, एपेटाइट है तब बिल्कुल। आप अगर वो नुकसान भी हो जाए तो आप उसे स्टमक कर सकते हैं। आप उस पैसे को, मुझे तो यही लगता है कि भाई अगर आप डाल रहे हैं तो तैयार रहिए कि वो
या तो पूरा ऊपर जाएगा या पूरा नीचे भी आ सकता है। तो अगर वैसे रिस्क एपेटाइट है तो गो चलिए, बिटकॉइन को आप भी अगर ना कह रही हैं तो व्हाट अबाउट सोना एंड चांदी, उस पर भी बात कर लेते हैं मैडम। आज का लेटेस्ट अपडेट ये है कि चांदी आज 4,000 रुपये महंगा हो गया है, बढ़कर जो है 2,37,000 के आसपास है प्रति किलोग्राम, और सोना भी है 100 रुपये महंगा होकर 1.5 लाख के आसपास है मैडम। इन दोनों पर आपकी जो बातचीत होती है एक्सपर्ट से, उन पर अब क्या सलाह है? बुधवार को हम जब बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 4,000 रुपए ऊपर चली गई है चांदी, और सोना भी जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन जब मंगलवार को हम प्राइसेस देख रहे थे तो हमें ये नजर आ रहा था कि भाई चांदी जो है फरवरी के 2 हफ्ते में 15 से माफ कीजिएगा, गोल्ड जो है फरवरी के 2 हफ्ते में 15 से 16% गिर चुकी है, और चांदी जो है वो करीब 38 से 40% गिर चुकी है। तो ये वॉलेटिलिटी ही है ना, एक दिन ऊपर जा रही है, एक दिन नीचे आ रही है, लेकिन तब भी 29 जनवरी का वो टॉप हम कैसे भूल सकते हैं। बजट के ठीक पहले की बात है, जो चांदी थी वो 4,20,000 पर थी, और जो गोल्ड था वो था 1,92,000 पे। अभी वहां से तो फिर भी बहुत दूर है, लेकिन ये जो है ना, देखिए इनका काम ही है ऊपर और नीचे जाना, ठीक है। और ऐसे में हम ये गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी, और 2 फैक्टर्स जो कल के मनी सेंट्रल में भी कह रही थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो ईज ऑफ हो रहे हैं, ट्रेड की टेंशंस जो है वो ईज ऑफ हो रही है, और देखिए ईरान से भी आज थोड़े पॉजिटिव संकेत मिलते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में लगातार रशिया और यूक्रेन में भी बातचीत चल रही है, तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में ये गतिविधि तो हम देखते रहेंगे। अब क्या आप हर गतिविधि पर अपने निवेश की चाल बदलेंगे? हर बार जब वो नीचे जाएगा तो आप खरीदेंगे, हर बार जब ऊपर जाएगा तो आप क्या अफसोस करेंगे कि अरे ऊपर चला गया? आपको गोल्ड और सिल्वर, वही डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। एंड व्हाट अबाउट प्रियंका मैम ईटीएफ को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में भी भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है फ्रॉम द टॉप, उनमें क्या सलाह होगी? वही आपको अपना एसेट एलोकेशन का धर्म जो है वो फॉलो करना है, यानी ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10 से 15% आप गोल्ड और सिल्वर में एलोकेट कीजिए। और अगर आप मान लीजिए 15% कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो मैं कहूँगी 10% गोल्ड की तरफ एक्सपोजर और 5% सिल्वर ज़रा हौले, ठीक है। और यही गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को भी इसी का हिस्सा बनाइए, ये नहीं कि 10 से 15% गोल्ड और सिल्वर आप जाकर के जो है वो आप भर रहे हैं, तो आप किस तरह से खरीद रहे हैं ये भी डिपेंड करें। आप एमसीएक्स से ले रहे हैं, आप ईटीएफ के तौर पर ले रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के फंड ऑफ फंड्स के जरिए आप ले रहे हैं। और अब तो म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट फंड्स में भी आपको गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन इन सबको मिला करके आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उससे 10 से 15% की वो लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखिए, वरना मुश्किल हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।